हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को कर लिया था और साथ ही ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों के बारे में अगर बात करें, जो ऑक्सीकरण होती हैं प्रोसेस या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में होती हैं और जो हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। तो अगर बात करें लाभदायक अभिक्रिया की, तो सबसे पहले बात आती है श्वसन की। श्वसन की बात करें तो जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तब क्या होता है, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आप भोजन और पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्राणवायु ऑक्सीजन ना दी जाए तो आप अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसी कारण से जो श्वसन है, वो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो देख लेते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन में क्या होता है, जैसे ही आप सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में वो बहुत सारे वायु कोशों में एंटर कर जाती है। वायु कोशिकाओं में क्या होती है, वहां पर कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं होती हैं, बहुत ही अधिक संख्या में, कई हजार संख्या में कूपिकाएं होती हैं। और कूपिकाओं से होकर जो ऑक्सीजन है वो किसमें, हमारी ब्लड वेन्स यानी ब्लड में, रक्त में प्रवेश कर जाती है। और रक्त में प्रवेश करने पर क्या होता है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक बॉडी पार्ट में हमारे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ऑक्सीजन पहुंचने का क्या कारण होता है, हीमोग्लोबिन। वो किसके साथ जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं और हमारी पूरी बॉडी में जो भी जहां पर आवश्यक होती है वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब अगर देखा जाए इस तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच रही है, तो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती है तब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है हमारे रक्त में, जो ग्लूकोज उपस्थित होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी हम समीकरण देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में यहां पर हो जाएगा 6O2। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये गैस की फॉर्म में होगा। अब जैसे ही ये होगा तो यहां पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, 6CO2। देखिए 6CO2। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखिए, कार्बन के 6 थे तो 6CO2 का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 6 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12 ऑक्सीजन आप यूज कर चुके हैं, आपके पास 12 ऑक्सीजन ये थे। अब आपके पास क्या बचता है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्लस में 6H2। तो यहाँ पर ये 12 जो हाइड्रोजन है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं और 6 जो ऑक्सीजन है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ही आप श्वसन करते हैं, श्वसन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है। किसके साथ ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है, ग्लूकोज के साथ में। ये क्या है, ग्लूकोज है
ग्लूकोज के साथ में प्रोसेस होती है, रिएक्ट करता है और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही जल बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा की बात करें, ये एक कैसी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर हमें ऊर्जा मिल रही है और ऊर्जा मिल रही है तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, जो अंग हैं, उनमें क्या होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है और हम कार्य करने के लिए सामर्थ्य हमें मिल जाता है वहां पर। और जैसे ही हमें सामर्थ्य मिलता है कार्य करने के लिए, इसका मतलब हमारी जो बॉडी है एक टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, एक हमारा स्थिर टेम्परेचर रहता है। इस तरीके से श्वसन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का तापमान है, वो निश्चित रहता है और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हमें लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो श्वसन का जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वो क्या है, एक लाभदायक अभिक्रिया है, जिसे हम उपचयन अभिक्रियाओं के एक स्पेशल प्रभाव में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव में हमारा अगली जो अभिक्रिया है वो क्या है, दहन अभिक्रियाएं। दहन अभिक्रियाओं की बात करें तो दहन अभिक्रियाएं जब ही संपन्न होती हैं जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही उन्हें जलाया जाए। तो अभिक्रिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ वायु की उपस्थिति में और वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दहन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो दहन अभिक्रियाएं, कोई भी पदार्थ अगर आप जलाएंगे तो वहां ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होती है। अगर आप देखें, आप अगर किसी भी कैंडल या मोमबत्ती को लेकर आप जलाते हैं, जलाने के बाद में किसी अगर गिलास से उसे ढक देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो आपकी मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है, क्योंकि गिलास के अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है वो उसी टाइम तक जलती है जब तक वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर लेते। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, आपकी जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। तो किसी भी पदार्थ के दहन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वहीं पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। आप दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, ये एक द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। घरों में मोस्टली इसका उपयोग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है और आजकल जो भोजन बनाया जा रहा है वो रसोई गैस की हेल्प से ही बनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। और ब्यूटेन को जब ऑक्सीकृत किया जाता है या दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब अगर इसकी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। कार्बन कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 13/2 ले रखा है, 13/2। अगर कोई भी मॉलिक्यूल 1/2 की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वहां पर एक ऑक्सीजन एटम है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा, केवल एक ही ऑक्सीजन एटम यहाँ पर बचेगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने कितने ले रखे हैं, 13/2 ले रखे हैं। जब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। और 26 से जब आप इसे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 13 ही बचेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 13 है। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन यहाँ पर यूज हो गए। यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितने हो गए, इसके पास 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 10 हैं, तो 5 और गुणा 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और 5 क्या है, ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो आपके ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, वहीं पे हाइड्रोजन भी कंप्लीट है और कार्बन भी कंप्लीट है। ये जरूरी होता है कि आप दोनों तरफ जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनके जो भी अगर बात करें तत्व हैं वो पूरे होने चाहिए, उनका द्रव्यमान संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। तो ब्यूटेन ऑक्सीजन का जब दहन करते हैं तब यहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है।
तो दहन क्रिया जब ही संपन्न होगी जब वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं संक्षारण। संक्षारण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और सबसे अधिक पूछे जाने वाला ये शॉर्ट नोट है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है कि कोई भी अगर वस्तु आप वातावरण में खुली छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या होता है, नमी या आर्द्रता होती है, उसके कारण क्या होता है, उस पर एक पड़ जम जाती है, जिससे धीरे धीरे पड़ जमने के कारण जो धातु है वो नष्ट हो जाती है और धातु के इस नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण अगर देखा जाए तो संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो सोना, टिन और पैलेडियम ये तीन धातु ऐसी हैं इनमें संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होती है। इनमें जो संक्षारण की प्रक्रिया होगी वो नहीं होगी। संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो मोस्टली किसमें होती है? संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? अगर बात करें तो जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने को ही संक्षारण, हम इसे ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। वहीं पे अगर आप देखेंगे लोहे में जब जंग लगती है तो किस प्रकार की परत होती है? भूरे रंग की परत जम जाती है और भूरे रंग की परत जैसे ही जमती है धीरे धीरे जो लोहा होता है उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वो कंप्लीटली नष्ट हो जाता है। एक जो उसकी परत होती है वो एक चूर्ण के रूप में बन जाती है, हमें चूर्ण के रूप में दिखाई देने लगती है। वहीं पे आप देखिए पीतल पर क्या होता है? पीतल पर हरे रंग की परत जम जाती है, पीतल पर हरे रंग की परत जम जाती है, इसीलिए पीतल पर हरे रंग की परत जमती है। वहीं पे कॉपर पे भी एक हरे रंग की परत आ जाती है। और चांदी की बात करें तो चांदी भी काली हो जाती है। वहीं पर अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन एल्यूमिनियम में जो ऑक्सीकरण है वो बहुत कम होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इससे बचाव भी किए जाते हैं। इसके बचाव के भी बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम संक्षारण की बात कर रहे हैं तो संक्षारण की परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित होती है। कोई भी धातु अगर अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आएगी तो वहां पर क्या होगा, जो धातु होगी वो संक्षारित होगी और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो इसका जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो मोस्टली क्या है? लोहे में जंग लगना। और हम केवल यहाँ पर लोहे में जंग लगने को ही पढ़ने वाले हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग किस प्रकार से लगती है? आप लोगों ने देखा होगा लोहे का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, रेलिंग बनाई जाती है, यहाँ तक कि जहाज भी बनाए जाते हैं। लेकिन वही है, जंग लगने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं और नष्ट हो जाती है। इस तरीके से लोहा क्या है? संक्षारित होता रहता है, नष्ट हो जाता है। तो क्या कारण है, किस तरीके से जो लोहा है जंग किस प्रकार से लगती है? अगर लोहा वातावरण में खुला छोड़ दिया गया है तो वहां पर नमी और आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है और वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण, जिसे आप क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो जाती है। क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन क्या करता है, यहाँ पर दो आयरन के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। आयरन क्या करता है, यहाँ पर अगर 3/2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, किसके? ऑक्सीजन के। 3/2 का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के केवल। जब ये ऑक्सीकृत हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और साथ ही अगर यहाँ पर जाहिर सी बात है, मैंने पहले क्या कहा, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा और प्लस में क्या होगी? आर्द्रता होगी। और आर्द्रता होगी तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर वाटर होगा, वेपर होगा, H2 होगा। और कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं यहाँ पर, जो वाटर है उसके कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है वहां पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर ये किस में परिवर्तित हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो लोहा है वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ में यहाँ पर क्या बनता है, H2O भी बनता है। अब इसे हम कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। क्या कहेंगे इसे हम, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, और यहाँ पर एक्स मॉलिक्यूल नहीं है तो हम यहाँ पर एक्स मॉलिक्यूल को लिख देते हैं। तो लोहे में जो भूरे रंग की परत जम जाती है या जंग लग जाती है, जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसका कारण क्या होता है कि वहां पर जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इसकी समीकरण को अगर एक तरीके से और देखें, यहाँ पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को चेंज करना चाहें या फिर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिए 4 Fe आयरन ले लिए, वहीं पर यहाँ पर ये कितने ले लिए हमने, ये कितने हैं 3O2 मॉलिक्यूल ले लिया, साथ में यहाँ पर कोई भी NH2O ले लिया, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Fe2O3 और इनटू NH2। ये भी फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट ही होगा। देखिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी 6 हो जाएंगे। वहीं पे आयरन कितने हैं 4 हैं, तो आयरन भी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, साथ में NH2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लोहे में जब फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है, तब धीरे धीरे लोहे में क्षरण होने लगता है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है और एक चूर्ण के रूप में वहां पर वो धीरे धीरे कम मतलब बढ़ने लगती है, और जिसके कारण बढ़ने के कारण क्या होता है, जो लोहे का वजन है वो कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, और हमारा जो लोहे से बनी जो कोई भी वस्तु है तो वो कंप्लीटली नष्ट हो जाती है। अब इसका बचाव कैसे करें, लोहे में जंग लगने से बचाव आप कैसे करेंगे? तो लोहे में जो जंग लगती है उसके बचाव के बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें लोहे के संक्षारण, लोहे के संक्षारण से बचाव, लोहे के संक्षारण से बचाव। आप लोहे के संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे? तो संक्षारण के बचाव की अगर बात करें या संक्षारण को रोकने की बात करें, कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है तेल लगाना। तेल लगाकर आप जो भी लेयर है, आपका जो भी उपकरण है आयरन से बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा? जिससे ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि वहां पर जंग नहीं लगेगी। अगर बात करें, दूसरा है यहाँ पर ग्रीस लगाना। ग्रीस लगाकर आप ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोक सकते हैं। आपका कोई भी जो वस्तु लोहे से बनी हुई है उस पे अगर आप ग्रीस लगातार लगा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल भी ऑक्सीकरण नहीं होगा और आपकी जो वस्तु है वो संक्षारित नहीं होगी। वहीं पे अगर तीसरे की बात करें, पेंट करके, सबसे अधिक ये सबसे सुटेबल तरीका है पेंट करके। आप पेंट करके कोई भी लोहे की वस्तु अगर आप उस पर पेंट करते हैं तो अधिक समय तक वो संक्षारण के बचाव को रोक लेता है। क्या होता है, उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे क्या है, वो उस चीज को ऑक्सीकृत नहीं होने देती, आयरन को ऑक्सीकृत नहीं होने देती, और हमारी जो वस्तु है वो संक्षारण से सुरक्षित रहती है। वहीं पे अगर पांचवें एग्जाम्पल की मैं बात करूं, टिनीकरण। क्या है? पांचवा नहीं है, ये चौथा होगा, टिनीकरण। तो पांचवा है
टिनीकरण। टिनीकरण क्या होता है कि लोहे का कोई भी जो वस्तु बनी हुई है, लोहे की कोई भी जो वस्तु बनी हुई है, अगर आप उस पे टिन की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं तो जब तक टिन की लेयर उस वस्तु के ऊपर रहेगी तब तक आपका जो लोहा है वो संक्षारित नहीं होगा, या लोहे से बनी जो वस्तु है वो संक्षारित नहीं होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? टिनीकरण कहते हैं। एक पतली सी टिन की लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से चढ़ा दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? विद्युत लेपन कहते हैं, जैसे विद्युत लेपन की हेल्प के द्वारा चढ़ा दी जाती है। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन की हेल्प से चढ़ा दी जाती है। चढ़ाने से क्या होता है? जो आयरन है वो संक्षारित नहीं होता है। जब तक टिन लेयर रहेगी नहीं होगा, अगर टिन लेयर हट जाएगी तो संक्षारण स्टार्ट हो जाएगा। अब वहीं पे अगर फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें, या फिफ्थ आपका जो बचाव है वो क्या है? बलिदानी परत। बलिदानी परत या बलिदानी परत को हम क्या कहते हैं? इसे हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि जो जिंक की लेयर होती है वो आयरन पर चढ़ा दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जब आयरन की कोई भी वस्तु आती है तो वो बहुत अधिक चमक रही होती है, एकदम सिल्वर के अकॉर्डिंग चमकती है। सिल्वर के अकॉर्डिंग चमकने का कारण यही है, या तो उस पर टिन की लेयर होगी या पर उस किसकी? गैल्वेनीकरण जिंक की लेयर होगी। किसकी? जिंक। जिंक की परत वहां पर चढ़ा दी जाती है, और जिंक की परत जब तक चढ़ी रहती है जब तक लोहा संक्षारण नहीं करने लगता। अगर जिंक की परत वहां पर हट जाती है तो संक्षारण स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिंक की जो परत है वो अपना बलिदान दे देती है, इसीलिए कहते हैं बलिदानी परत। तो जिंक एक बलिदानी परत है जो अपना बलिदान कर देती है। किसको? लोहे को संक्षारण से बचाव करते हुए अपना बलिदान कर देती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको बलिदानी परत कहते हैं, और इसे लोहे पर चढ़ाया जाता है, और इसी क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो आपके बचाव के जो उपाय हो गए, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या पेंट करके, या टिनीकरण विद्युत लेपन करके, या बलिदानी परत या गैल्वेनीकरण करके आप लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? अगर कोई भी खाद्य पदार्थ आप खुला छोड़ देते हैं अधिक समय तक के लिए तो जो भोजन होता है या खाद्य पदार्थ होता है वो कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। आप उसे दोबारा से ग्रहण नहीं कर सकते। उसका कारण ये होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं। विकृत गंधिता की परिभाषा की बात करें तो विकृत गंधिता की जो परिभाषा है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब हम लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है? तब उसकी गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, या गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब अगर विकृत गंधिता की बात करें कि विकृत गंधिता को हम कैसे बचाएं, विकृत गंधिता से हम कैसे अपने खाद्य पदार्थ का बचाव करें, तो सबसे पहले अगर बचाव की बात आती है तो वायुरोधी पात्र। अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ किसी भी वायुरोधी पात्र जैसे एयर टाइट, जो बहुत सारे मार्केट में बर्तन आते हैं, अगर आप उनका उपयोग कर रहे हैं तो हम भोजन को कुछ ज्यादा समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पर ऑक्सीकरण प्रोसेस नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी, और वायु जब प्रवेश नहीं करेगी तो वहां पर जीवाणु भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका जो भोजन है वो दूषित होने से बच जाएगा कुछ ज्यादा समय के लिए। तो इसीलिए वायुरोधी पात्र का उपयोग किया जाता है। वहीं पे अगर दूसरे बात करें फ्रिज में भंडारण करके या फ्रिज में भंडारित करके,
फ्रिज में भी हम बहुत सारे खाद्य पदार्थों को, दूध को आप क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, जो जीवाणु होते हैं वो कम टेम्परेचर पर वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ है वो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए फ्रिज में हम बहुत सारे खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखते हैं, भंडारित करके रखते हैं, जिससे हम उसे विकृत गंधता से बचाए रखें। वहीं पे अगर दूसरी बात करें नाइट्रोजन के द्वारा क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे चिप्स वगैरह आते हैं या पैकेट्स आते हैं, स्नैक्स आते हैं, जिनका आप बहुत अच्छे से खाने में उपयोग करते हैं। तो मोस्टली उनमें क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस से फुल कर दिए जाते हैं, भर दिया जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। कोई भी नाइट्रोजन गैस भरने से जो और वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो नाइट्रोजन गैस है वो आपके खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ उस पैकेट के अंदर है उसके साथ क्रिया नहीं करता है और ऑक्सीकरण से बचाव रखता है। ऑक्सीकरण से बचाव होने के कारण या ऑक्सीजन वायु उसमें ना होने के कारण क्या होता है, जो उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसी कारण उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो पूरे नाइट्रोजन गैस के द्वारा फुल कर दिए जाते हैं। इसीलिए बचाव की बात करें तो वायुरोधी पात्र का उपयोग कर सकते हैं, आप फ्रिज का उपयोग करेंगे और नाइट्रोजन गैस को भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरीके से विकृत गंधता से बचाव किया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो आपका जो चैप्टर था पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आज कंप्लीट होता है। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलित करने की मैंने सामान्य जानकारी दी आपको, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं, और वहीं पे रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने प्रकार किए, जिसमें संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, सभी को बारी बारी से किया और सभी के एग्जाम्पल भी दिए। समीकरण भी मैंने संतुलित करना आपको सिखाई। वहीं पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं भी की, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के साथ ही मैंने आपको ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में भी बताया। और आज हमने जो दैनिक जीवन में उपचयन की अभिक्रियाओं के हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रभावों के बारे में पढ़ा। वहीं पे आपने श्वसन को पढ़ा और दहन अभिक्रियाएं की, और आपने संक्षारण, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वहीं पे आपने विकृत गंधता को किया। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप बाकी लेक्चर को भी देखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।